मित्र आश्रम में तमाशा। नमस्कार दोस्तों, सान्या वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है वृद्ध आश्रम में तमाशा। वर्षों बाद बेटा वह वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को लेने जाते हैं। आज उनको अचानक से अपनी माँ की याद क्यों आ गई कि उन्हें वृद्ध आश्रम जाना पड़ा। जब बेटी बहू गाड़ी से वृद्ध आशीर्वाद वृद्ध आश्रम में पहुँचते और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाता है तो मैनेजर साहब बोलता है, आपको किससे मिलना है? आपको पहली बार यहाँ देखा है, पहले तो आप कभी किसी से मिलने नहीं आए। आप लोग हैं कौन? तो वो आदमी और औरत बताते, हमको अंजना जी से मिलना है। हम अंजना जी के बेटे और बहू है। अच्छा हाँ, अंजना जी वो तो सालों से यहीं रहती है। कभी उसने कोई मिलने नहीं आया और ना ही कभी उन्होंने अपने बेटे बहू के बारे में जिक्र किया। ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं उनको भेजता हूँ। मैनेजर साहब अंदर जाकर बुजुर्ग महिलाओं में से अंजना जी को आवाज़ लगाते हैं। अंजना जी, आपके बेटे बहू आपसे मिलना चाहते हैं। अंजना जी पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो गई और कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी बहू से मिलने उसके पास गई। मैनेजर साहब बाहर बैठे हुए थे और उन लोग की बात सुनने की समझने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत देर हो तक वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजना जी अपने बेटे बहू को देखते उनकी आंखें गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम दोनों का शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेटा मुकेश बोला, माँ अंदर कमरे में आओ, बैठकर शांति से बात करते हैं। माँ, हम तुमको इस वृद्धाश्रम से लेने आए हैं। आखिर कब तक हमसे नाराज रहोगे? अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आपको घर चलना पड़ेगा। माँ, पता है आप दादी बन गई हो, आपका एक पोता है। पोते को अपना प्यार और आशीर्वाद से तो दूर मत रखो। माँ, कैसी दादी हैं आप? माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बहू सविता बोली, हाँ माँ जी, हमें भी आपकी ज़रूरत है और अब तो आपके पोतों के भी दादी के प्यार की ज़रूरत है। लेकिन अंजना जी गुस्सा हो जाती और अपने बेटे बहू को वृद्धाश्रम से जाने को कहती है। बेटा चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है वो फिर से वृद्धाश्रम का चक्कर काटता है और इस बार तो वो अकेले आता है और कहता है, माँ, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। अब तो अंजना जी का खून खौल उठता है और ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, तुझे समझ में नहीं आता, मैं जब घर नहीं जाना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना बुलंद आवाज़ में बोलते हैं कि मैनेजर साहब कमरे के बाहर बैठ गए सारी बातें सुन लेते हैं और वृद्धाश्रम के अन्य कर्मचारी भी मैनेजर साहब से पूछते हैं, क्या रोज़ रोज़ तमाशा लगता है? मैनेजर साहब बोलते हैं, ये अंजना जी का बेटा है, रोज अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आता है, पर पता नहीं क्यों अंजना जी हर बार मना कर देती है। कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया कहती है कि बेटों की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ तो माँ ही गलत है। देखो ना बेटा, बार बार माँ को लेने यहाँ आता है, पर कैसी माँ है यह अम्मा? अपनी बेटे की भावनाओं को, जज्बातों को बिल्कुल नहीं समझती, बार बार उसको दुत्कार कर भगा देती है। वृद्धाश्रम के सारे कर्मचारी बड़े हैरान हो जाते हैं। मुकेश बिना अपनी माँ को लिए ही वापस घर चला जाता है और मैनेजर साहब उसे देखते ही रह जाते हैं। तब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सविता बोलती, क्या हुआ? माँ जी आई गई नहीं, आज भी उन्होंने मना कर दिया। सविता मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो जानती थी कि माँ जी नहीं आने वाली, पर तुम ही अपने जिद पे आ रही थी कि माँ को मैं मना लूँगा, यह हमारे बाएं हाथ का काम है। सविता, माँ हमसे बहुत नाराज है, थोड़ा समय तो दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर एक माँ अपने बेटे से कितने दिनों तक नाराज हो सकती है? देखना तुम वो इस घर में ज़रूर आएगी, मुकेश ने कहा। उधर वृद्धाश्रम के मैनेजर मिस्टर समीर अंजना जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? अंजना जी कहती है, पूछ बेटा। यह जो रोज़ लड़का आपसे मिलने आता है, क्या आपका बेटा है कि कोई और?
अंशरा जी कहती है वो मेरा बेटा है। मैनेजर कहता है ऐसे बेटे भगवान हर किसी को दे, बड़ी मुरादों से ऐसे बेटे मिलते हैं। आप इतनी किस्मत वाली है माँ जी कि आपको रोज़ मनाने इतनी दूर से आपका बेटा आता है। नहीं तो वृद्धाश्रम की बहुत सी माँ है जिनके बेटे ने आज तक कभी झांका तक नहीं, पर आपका बेटा वृद्धाश्रम आता है और आपको घर वापस ले जाना चाहता है। आप इतनी कितनी खुशनसीब माँ हैं। अंजना जी कुछ जवाब नहीं देती, बस रोते रोते कहती है हाँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और अब मैनेजर साहब चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद मुकेश फिर से इस बार अपने बेटे के साथ आता है और अपनी माँ से कहता माँ अब अपना तमाशा बंद करो, कितना परेशान करोगे। इस बार आपको घर चलना ही पड़ेगा, आपको अपने पोते की कसम। पोते उनकी गोद में थमाते हुए अंजना जी कहती है मुझे अपने पोते की झूठी कसम मत दो। रोते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। फिर मैनेजर साहब अंदर कमरे में आते हैं और कहते हैं रोज़ रोज़ का यह नाटक देखकर वो भी थक चुके थे। फिर कहने लगे भैया जब माँ जी आपके साथ नहीं जाना चाहती है तो आप इनको क्यों परेशान करते हैं। आप लोग रोज़ रोज़ वृद्धाश्रम में तमाशा क्यों करने चले आते हैं। मुकेश बोलता है वो मेरी माँ है, मैं नहीं चाहता कि वो वृद्धाश्रम में रहे, इसलिए आप बीच में मत पड़े। अंजना जी कहती है मैंने तुम लोगों से 1000 बार बोला है कि मुझे घर नहीं जाना, लेकिन तुम लोग तो यह बात समझ में नहीं आती, क्यों बार बार यहाँ आते हो। चले जाओ यहाँ से। माँ के कठोर शब्द सुनकर मुकेश और सविता झुठला कर चले जाते हैं। अब तो मैनेजर के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी मुझे इतने साल हो गए इस वृद्धाश्रम में काम करते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ को इतनी बार लेने वृद्धाश्रम आए। आप क्यों नहीं जा रही हैं माँ जी। अंजना जी अपने अतीत की बातों को मैनेजर साहब को सुनाने लगती है। कहती है बात उन दिनों की है जब बेटे बहू की शादी को 2 साल हो गए थे और वो शहर में अपने एक किराए के फ्लैट में रहते थे और अंजना जी गणेश जी गांव में खुशी खुशी रहती थी। बर्तन पटक पटक कर उनकी बहू सविता अपनी गुस्सा दिखाती है। उसी समय उसका पति मुकेश ऑफिस जाने वाला होता है तो वो कहता है सविता इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो ना। सविता कहती कितनी बार बोला है कि माँ और बाबूजी से बोलकर गांव का घर बेच दो, गांव का खेत बेच दो ताकि हम अपना एक नया फ्लैट ले लें। तुम्हारी इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम अच्छे से रह सके। जो तुम्हारा सैलरी आता है उसमें से तो आधा हिस्सा घर का किराया देने में ही और आधा घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। मुकेश कहता है तुम भी तो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों का देखा देखी मेकअप कपड़े महंगे से महंगे पहनती हो, हर काम के लिए तुमने अपने घर में बाई लगा रखा है। अरे हम 2 आदमी हैं, तुम भी थोड़ा काम कर सकती हो ना। लेकिन तुम्हें मौज मस्ती से पार्टी से फुर्सत मिले तब हाथ पैर नहीं डुलाओगी तो पैसे क्या बचाओगी। अरे थोड़ा खर्च पर कंट्रोल करो तब तो पैसा जुटा पाओगी। शहर में तो फ्लैट कितने महंगे होते हैं मुकेश, ये सब तुम्हारे पैसों में होना मुश्किल है। सविता ने कहा। ऐसे ही रोज़ सविता अपने पति से झगड़ा करती और एक दिन तो उसने बातों ही बातों में मुकेश को धमकी तक दे दिया कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी, मैं माँ बाप से घर बेचने के लिए नहीं बोला तो देख लेना, हम तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी और तलाक दे दूंगी तो भरते रहना हर महीने मेंटेनेंस। कविता की बातें सुनकर मुकेश सहम गया। ठीक है सविता, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो दिवाली आ रही है तो ऑफिस में छुट्टी होने वाली है, हम चलते हैं गांव कुछ दिनों के लिए। सविता और मुकेश गांव पहुँचती है। अंजना जी और उसके पति गणेश जी अपने बच्चों को सामने देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। बहू घर में कदम रखते ही काम वाली बाई की छुट्टी कर देती है और कहने लगती है ओह माँ जी, जब आपके घर की बहू आ गई तो आप एक चम्मच भी इधर उधर नहीं करेंगे। अंजना जी बोली बहू तुम तो लंबा सफ़र करके आई हो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सविता नहीं माने और किचन में घुसकर माँ जी और पिताजी का पसंदीदा नाश्ता बनाया।
और सब प्रेम से खिलाया। अंजना जी के कपड़े धुले, घर की साफ सफाई वगैरह करने में जुट गई। एक के बाद एक काम करती गई और हंसती रहती। अंजना जी सोचती शहर की होकर भी बहू कितनी समझदार है, एक बेटी से बढ़कर हमारा ख्याल रखती है। उधर अंजना जी कहती है नौकरानी की तूने छुट्टी कर दी, पिताजी की तो तबीयत सही नहीं रहती, घुटने में दर्द रहता है और बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है, सांस फूलने लगता है। माँ जी मेरे रहते आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सविता ने कहा। मुकेश भी बोला पिताजी आपकी तो तबीयत सही नहीं रहती तो आप ठीक से खेत का काम नहीं संभाल पाते, इसलिए अब से मैं देखता हूँ आपके काम को और वो खेतों में मजदूरों की संख्या बढ़ा देता है और कुछ ही दिनों में फसल अच्छे से लहराने लगते। पिताजी अब से आप बाजार जाकर सब्जियां राशन कुछ भी नहीं लाएंगे, आपसे चला भी नहीं जाता। जब तक मैं हूँ आप बेफिक्र से रहिए। बेटी बहुत दिन रात पिताजी की सेवा करती। सविता तो दिन भर माँ जी की यह खाओ माँ जी, यह पहनो माँ जी, ऐसे रहा करो, दिन भर सासू माँ को नसीहत देती, उसके आगे पीछे घुमा करती। अंजना जी तो ऐसी बहू पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी कि बेटी मेरी बहू कितनी अच्छी है, हे भगवान किसी की नज़र न लगे। जब तक रात को उनके पैरों में मालिश न करती सविता सोती नहीं थी। अंजना जी बोलती बहू तू तो थक गई होगी, न जा थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ जी, माता पिता के चरणों में भगवान होते हैं और मुझे भी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। जी जान से अंजना और उसके पति गणेश जी की सेवा करते हैं और मीठी चुपड़ी बातों में उनके जमीन जायदाद गहने कपड़े पैसे सबकी जानकारी लिया था। इधर अंजना जी और गणेश जी रात को आपस में बातचीत करते रहे थे कि खामखा हम लोग सोच रहे थे कि अमीर खानदान की लड़की से हमारे बेटे की शादी हुई है तो वो घमंडी होगी, पर हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, किसी अन्नपूर्णा से कम नहीं। हमारी बहू सच कहती हो भगवान, और हमारा बेटा भी शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदला, वो तो पहले से ज़्यादा संस्कारी हो गया है। एक दिन सुबह उसके पास पड़ोसी घर आए तो सविता ने उनका भी स्वागत किया। आइए आइए रमेश काका बैठिए, कोई बोलिए मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय लेंगे या लस्सी, या बोलिए तो मैं आपके लिए प्याज के पकौड़े बना दूं। आप हुक्म तो दीजिए काका। अब तो रमेश काका का दिल बाग बाग हो गया। अरे गणेश तेरी बहुरिया तो बड़ी संस्कारी है, शहर की है, पढ़ी लिखी, फिर भी इतने बड़ों का मान सम्मान देती है, तू तो बहुत खुशनसीब वाला है। अपनी बेटी बहू की प्रशंसा सुनकर गणेश जी का सीना करके चौड़ा हो गया। पूरे गांव में सर ऊंचा करके गणेश जी चलते फिरते, उनका सीना अपनी बेटी बहू की प्रशंसा सुनकर चौड़ा हो गया। अपनी बहू का प्रेम और वात्सल्य देखकर अब तो अंजना जी गणेश जी अपने बेटी बहू के संग शहर जाकर रहने का इरादा बना लिए थे। यही सब सोचते हुए एक दिन गणेश जी ने पूछा बेटा तुम्हारी किराए के घर में कितने कमरे हैं? तो मुकेश बोला पिताजी सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक मेरा कमरा और एक किचन है, एक छोटा सा स्टोर रूम है, उसमें भी कोई मेहमान आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी तो हम लोग 2 हैं तो चल जाता है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपको तो पता ही शहर में भाड़ा भी कितना ज़्यादा होता है, मेरे तो आधा दिन केवल किराया भरने में चला जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वहाँ मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से उसमें अपना घर चला पाते हैं। कभी कभी तो काम वाली बाई का भी पैसा रोक लेते हैं। मुकेश के उदासी भरी बातों को सुनकर गणेश जी कहते हैं बेटा तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी कि अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं अपने गांव के घर खेत को बेचकर शहर में एक अच्छा घर ले ले और तुम लोगों के साथ ही रहे, एक साथ सब रहेंगे, मिलजुल कर तो अच्छा लगेगा और तुम्हारा घर भी तो जाएगा। मुकेश यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो इसी उद्देश्य से शहर से गांव आया था और पिता तो उसके मन की बात खुद ब खुद वैसे भी मुझसे अब ज़्यादा खेती बाड़ी संभाली नहीं चाहती, उम्र भी हो चली है। जब 10 दिनों में तुमने हम
लोगों की जी जान से सेवा की तो हमारा आने वाला बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। तो हमने तुम्हारे साथ रहने का ही फैसला किया है। गणेश जी ने कहा। सविता और मुकेश के तो मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। खुशी के मारे उनके मन में लड्डू फूटने लगे। हाँ पिताजी, आप गांव में अकेले रहते हैं तो मुझे भी बड़ी चिंता सताई रहती है। मुकेश पिताजी के कदमों में बैठकर उनका पैर दबाते हुए कहता है, पिताजी आपने सही फैसला किया है। अब आपके घर खूब सेवा करेंगे। पिताजी, अगर आप हमारे संग शहर चलेंगे तो यह खेत कौन देखेगा? मैं तो कहता हूँ खेत ही बेच दो, और आप कहे तो मैं गांव में अभी जाकर अच्छे खरीदार को ढूंढता हूँ और यह खेत और घर के अच्छे दाम लेकर हम लोग शहर में नया घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे, लेकिन मेरा अपना पुश्तैनी खेत बेचने का मन नहीं है। पर तुम जब कह रहे हो तो मैं सोचता हूँ इस बारे में। कुछ दिनों बाद गणेश जी अपने घर खेत बेचकर अपने बेटे बहू के शहर आ गए और एक नए फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। 2-4 दिन सविता अपने सास ससुर का जी जान से सेवा करती है। एक दिन गणेश जी लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, क्योंकि उनको तो लिफ्ट यूज करना ही नहीं आता था। गांव में कभी देखा जो नहीं था कि कभी एक अन्य घर आती है उनके पैर फिसल गए और वो सीढ़ियों से धड़ाते गिरते चले गए और उनके हाथ पैर सिर में बहुत चोट आ गई, बहुत खून बह गया, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बेटी बहू ने एक बोझ समझ के इलाज तो करवाया, लेकिन जब वो घर आए तो बिस्तर पे ही पड़े थे क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब तो सविता मन ही मन झुंझला उठी कि उसने अपने सुख के लिए फ्लैट खरीदा है, ना कि बेटे बूढ़े बुढ़िया का सेवा करने के लिए। उनके बाद तो सविता ने अपनी असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बस वो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी जाती, शॉपिंग करती, कभी तो वो पूरी रात घर ना आती और घर का सारा काम अंसा जी को करना पड़ता। उसको सांस फूलने की बीमारी थी, फिर भी वो हाँफते हाँफते किसी तरह अपने पति की सेवा करती और घर का सारा काम ही करती। झाड़ू पोछा बर्तन भी उनको ही करना पड़ता। और जब सविता घर में होती तो बहाने बनाते से वो पास न आती। माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द है, आप आटा गूंद दीजिए। माँ जी, मेरे पैरों में दर्द है, मालिश कर दीजिए। हर समय कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया और बेटा भी उसी का साथ देता। एक दिन पता नहीं क्या सोचकर सविता किचन में गई और सब्जी रोटी बना कर ले आई और अपने ससुर को खाना परोसा। गणेश जी कहते हैं, बहू थोड़ी सी सब्जी में नमक और तेल कम डाला करो, मुझे बीपी की शिकायत रहती है। तो ओह पिताजी, आप तो शहर आए नहीं कि अपनी औकात दिखाने लगे। मुझे वैसे भी खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है और नहीं मैं यह सब काम करती हूँ, और ज़्यादा बोलोगे तो कल से मैं खाना बनाना ही बंद कर दूँगी। सविता, आप तो खाना बनाना सच में बंद कर देती है। सविता ने पहले अपने घर के कामों के लिए 2-2 नौकर रखे थे। अंजना जी के आने पर उसने नौकरानी की हमेशा के लिए छुट्टी कर दी। हर समय ऑनलाइन ऑर्डर करके कभी पिज़्ज़ा कभी बर्गर मंगाकर खाती और गणेश जी और अंजना जी को खाने को भी ना देती, और वह लोग अधिक मिर्च मसाला तेल वाला खाना, बाहर का खाना खाने की पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस अवस्था में बाहर का खाना खाने से जल्दी बीमार हो जाते थे। अगर अंजना जी किचन में जाती चाय बनाने तो सविता दूध हटा देती और कभी कभी तो उनको किचन में कुछ बनाने को भी राशन न मिलता, क्योंकि सविता अपने सारे पैसे बस ऐशो आराम की जिंदगी और दिखावा में ही खर्च करने लगी। घर गृहस्थी में क्या है क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होटल से मंगवा कर खाती पालक पनीर और नान, और सास खाती घर की सूखी रोटी और गांव का अचार। कभी कभार अंजना जी खुद तो भूखी रह जाती, पानी पी के ही सो जाती, लेकिन अपने पति को भूखा देखते तो उसका दिल रोने लगता। बेटा भी बोलता, माँ अब इसमें मैं क्या करूँ, तुम सास बहू के पश्चिम में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। गणेश जी सोचते कहीं हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। उन्हें वह पल याद आने लगा जब वो जमीन और खेत की बेचने के लिए अपने एक मित्र के पास गए थे, तो उसने राय दिया था कि गणेश, धन दौलत लोग कमाते किस लिए है, अपने बेटी बहू के लिए ना। तुमको उनके पास रहना तो शौक से जा,
मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि परिवार होते किस लिए है, साथ में रहो। पर आजकल मोबाइल में, अखबारों में आता है कि बेटा अपनी माँ को रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा के ये बहाने ले जाकर गंगा किनारे छोड़ दिया। वो सब ध्यान में रखते हुए तू अपने लिए भी कुछ पूंजी बचा कर रख। पर मैंने उसकी नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। धीरे धीरे अच्छा खान पान न मिलने के कारण गणेश जी की तबीयत और ख़राब होने लगी। बेटे बहू तो को उनके तरफ ताकते भी नहीं थे। एक दिन अंजना जी बोलती है, बेटा पिताजी की दवा ख़त्म हो गई है, क्या लाकर दे दे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कल रात को वो सो नहीं पाए। इतना सुनते ही नशे में दूध सविता बोली, माँ जी कमाई तो कुछ होता नहीं है और आप दिन ब दिन दवा की पूर्ति दिखाती रहती है। बहू, हमने अपने ही पैसों से यह घर खरीदा है जो आज तुम इतना गुमान कर रही हो। कल तक मेरी इतनी सेवा करती थी, इतना मीठा बोलती थी। अब जब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग हमारा घर हड़पने के लिए यह सब जाल बिछाए थे। माँ जी, जब समझ में आ ही गया तो यह घर को छोड़कर आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यहाँ पर रखा क्या है आप लोगों के लिए? बेशर्म की तरह यहाँ क्यों पड़े रहते हैं? आपको क्या लगता है कि बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, आपकी मालिश करेगी? यह सब काम तो मैं अपनी माँ की भी ना करूँ तो सास क्या चीज़ है? वह तो मुझे अपना खुद का फ्लैट खरीदना था, इसलिए मैंने मुकेश से बोला, चलिए गांव चलते हैं। और अब तो आप समझ गई है ना? हाँ माँ जी, इतना कहकर सविता हंसने लगी। गणेश जी चुप नहीं थे रहे। बहू, यह मत भूलो कि यह घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है, तो क्या एहसान किया है। यह घर अभी भी मेरी पत्नी अंजना के नाम पे है। ओह बाबूजी, जब रजिस्टर हो रहा था तो मुकेश ने चुपके से मेरे साइन करवा लिए थे और माँ जी से किसी दूसरे पेपर पर साइन करवाए थे, और वह वकील मुकेश का दोस्त था। आप लोगों को लगा कि बेटा बहू मेरे बहुत शरीफ है, इसलिए पेपर पढ़ने की भी कोशिश नहीं किया। घर के पेपर देखे और निकलिए यहाँ से। परे परे खाट पे सबको परेशान किए ही तो कमाई तो करते नहीं। इतना कहकर सविता हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। गणेश जी रात भर यह सोच सोच कर घरते रहे, और जब सुबह अंजना जी गणेश जी के लिए पड़ोसी से थोड़ा दूध लेकर, चाय पानी लेकर उनके पास आई तो देखती है उनके पति ने दम तोड़ दिया है। उनकी सांसें नहीं चल रही है, उनकी ज़िंदगी तो उतर चुकी है। तहारी मार मार कर रोए जा रही थी और एक बुत बनकर बस अपने कमरे में पड़ी रहती। बेटे ने किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पल्ला झाड़ लिया। माँ की जिंदगी तो वीरान हो चुकी थी और उनकी ज़िंदगी तो बेटी बहू ने मिलकर जहन्नुम बना दिया। उनकी बहू सविता आती है, माँ जी अगर आपका शो ख़त्म हो चुका हो तो घर में बहुत से काम है, ऐसे कमरे में पड़ी रहोगी तो बाबूजी लौट कर नहीं आ जाएंगे। दिवाली आ रही है, यह लीजिए झाड़ू बहुत हो चुका है, कमर दर्द का बहाना, अब साफ करने उठ जाइए। बहुत तोड़ चुकी खाट, बहुत मना लिया शौक। साफ सफाई करने के बाद किचन में बर्तन भी पड़े हैं, जाकर उसको भी साफ कर देना। दिवाली पे मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी मनाने मेरे घर आ रही है, इसलिए अपनी रोटी सूरत सही करो। अंजना जी 2-4 दिनों से ढंग से खाना खाया तक नहीं। बहू ने उन्हें एक कटोरी रोटी तो नहीं पूछा, पर हाँ काम उनसे जबरन करवाना शुरू कर दिया। अंजना जी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, फिर भी अपने बहू के कहने पे वो रोती रोती किसी तरह काम करती। और अब उनको बहुत तेज भूख लग रहा था। सब खाना बनाकर खिलाने के बाद जब वो खुद खाने बैठी तो बहू आकर कहती है, क्यों माँ जी, आप तो शौक मना रही थी, अब यहाँ गर्मा गर्म पकवान भी खा रही है। बहू की जली घुटी बातें सुनकर उनकी भूख भी मर जाती है। एक रोटी के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर बहू किसी तरह उनको एक रोटी खाने को देती है। अंजना जी अपने पति की बिना जीने का मन नहीं करता था। बहू के घर से वो तंग आकर एक रात चुपके से वृद्धाश्रम भाग गए, क्योंकि वो घर तो में नौकरानी बन गई थी। बेटे बहू ने सारी ज़मीन जायदाद हड़प लिए थे और उनको कंगाल बना दिया था। जब वृद्धाश्रम पहुंची तो पीछे से बेटे बहू ने की
खोज खबर नहीं ली, न कभी उनसे मिलने आए, उनका हालचाल नहीं लिया। फिर कुछ महीने बाद पता चला कि सविता गर्भवती हो गई है, वो माँ बनने वाली है। और जब 9 महीने बाद उसको बेटा हुआ तो बेटा हमेशा बीमार रहता, उसे किसी नौकरानी की ज़रूरत पड़ने लगी और पैसों तो वो वैसे भी हमेशा खर्च करती, तो उसकी कुछ जमा पूंजी थी नहीं कि वो अपने बच्चे का अच्छे से इलाज कराए। वो फ्री में नौकरानी चाहती थी जो दिन रात उसके बेटे की सेवा करे, और बेटा रात भर रोता रहता जागता तो सविता को अपने मौज मस्ती में खलल पड़ती। वो अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाती थी, न बाहर घूमने जा पाती, न मूवी देखने जा पाती। बेटे को संभालते संभालते ही बाहर जाकर मौज मस्ती करे। थक हार कर सविता अपनी सास का पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उसकी सास आशीर्वाद वृद्धा आश्रम में है। मुकेश और सविता ने वृद्धा आश्रम में से बुलाने का योजना बनाया। उन्हें लगा माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगे तो माँ वापस आ जाएगी और हमें मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। अपना खुराफाती दिमाग लगाते हैं। बार बार माँ जी को मनाने पर अंजना जी अपनी बेटी बहू के झांसे में नहीं आने वाली थी, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद इंसान संभल जाता है, वो बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। इतना कहकर अंजना जी मैनेजर के सामने फूट फूट के रोने लगी। मैनेजर साहब ने उनको संभाला। माँ जी, आप अपनी जगह सही हैं और बेटे बहू आपको नौकरानी बनाने के लिए इस वृद्धाश्रम से ले जाना चाहते हैं, तो अब उनकी खैर रही। उसी समय मुकेश और सविता वृद्धाश्रम माँ को लेने फिर से आते हैं तो मैनेजर इस बार पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर देता है। मैनेजर को अंजना जी की दर्द भरी बातों को सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके भी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, पहले तो मुझे लगा आप कैसी कठोर माँ हैं जो अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझती, पर बेटा इतना गिरा हुआ है, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब मैं उन लोगों दोनों के लिए समझ गया हूँ। इसलिए दोस्तों बार बार कहती हूँ कि आप अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर कुछ न कुछ सेविंग रखें। बेटे बहू के प्यार में पूरा धन दौलत आंख बंद कर उन्हें दे देते और ज़रूरत पड़े तो उस धन को अपने लिए इस्तेमाल करें। और बहू बेटे को भी चाहिए कि माँ बाप के प्यार का फ़ायदा न उठाए, नहीं तो ऐसे बहू बेटे को नर्क की ज़िंदगी ही झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अंजना जी ने वृद्धाश्रम से अपने बेटे बहू के घर न जाकर सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।